हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 50 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से लेकर, और ये जो है बहुत ही हेल्प करने वाला है आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप लोग चलेंगे और देखेंगे कि जो लास्ट के क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको तथ्य के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो हम यहाँ पे चूज किए हैं वो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है उस सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। तो चलिए संघर्ष करते रहिए और यहाँ पे पढ़ाई का आनंद लेते हुए हम आप लोगों को बताएंगे। जो पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दयाराम साहनी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका तथ्य जान लेते हैं कि क्या है। तो तथ्य इसका हम देखेंगे कि 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। ठीक है, इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वो राम राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, दयाराम साहनी ने उसका उत्खनन किया था 1921 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि 1921 में इसका उत्खनन किया गया था। लेकिन इसका जो है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदाड़ो का जो है खोजकर्ता बताया गया है। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य है कि सिंधु नदी घाटी में ये फैला हुआ है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर जो है उपवास के द्वारा त्यागा था। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहे कि तराई का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया, यानी कि किसके मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, पृथ्वी गौरी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच, मोहम्मद गौरी और
जयपाल के बीच। सभी ऑप्शन में मोहम्मद गौरी है, यानी मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और किसके बीच में एक हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि तराई का युद्ध अथवा, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, हाँ, तराई का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध, इसे तरावड़ी भी कहा जाता है, का युद्ध जो 1991 और 1992 में लड़ा गया था। इस एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, ये युद्ध मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी का मूल जो नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। ठीक है, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए। ठीक है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान यह लड़ाई जीता था। पृथ्वीराज चौहान क्या किया था, यह लड़ाई जीता था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि बंगाल की मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, यानी कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किया। कौन किया था, इसको हम जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि मुर्शिद कुली खां, असादत खां, सरफराज खां या अन्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने बंगाल के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार बंगाल मुगलों के शासन से स्वतंत्र हो गया। अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत उसका नाती, यानी कि उसका नाती जो था, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ये आगे बढ़ गया है। थोड़ा सा इसमें और हम जान लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे है, इसका जो नाती था, नाती का नाम था खिराजुद्दौला, और बंगाल का यह नवाब बना था। ठीक है, यह बंगाल का नवाब बना था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा कानून कब बना था। तो विधवा कानून, इसका ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, या 1856 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या 1865 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे कि सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, 1856, ठीक है, में। और इसको जो है सामाजिक नियमों के बंधन में रहकर आचरण करने से किसी भी समाज में एक अनुशासन बना रहा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें समाजसेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। ठीक है, ईश्वरचंद क्या है, ईश्वरचंद विद्यासागर का इसमें जो है बड़ा भूमिका था, ये विधवा पुनर्विवाह को वो करके। और ये एक समाजसेवी थे।
ठीक है। इस समाजसेविक सुधार के लिए उनमें इतना जुनून था कि उन्होंने अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से ही किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उन्होंने अपने बेटे का जो विवाह किया था एक विधवा से किया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को ये इतना वो था, इनके अंदर जुनून था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। तो इसका ऑप्शन है 1877 ईस्वी के बाद, या 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, या 1799 ईस्वी के बाद। तो 6वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1856 ईस्वी के बाद। ठीक है, 1858 ईस्वी के बाद ये जो है इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं अगले को इसका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड का गृह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था। ठीक है, तो इंग्लैंड के गृह युद्ध, इसका ऑप्शन है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, या 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 वर्षों तक। यानी कि इंग्लैंड का जो गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट करते रहिए, और आप जो है नोट करेंगे तो सही रहेगा वीडियो को रोक के। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 8 करें, आर्य भारत में कहाँ आए थे। आर्य जो है सबसे पहले भारत में कहाँ आए थे। पश्चिम एशिया से, कहाँ से आए थे, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या दक्षिण एशिया से। तो इसका आंसर होगा 8वें का आंसर नंबर सी सही है, केंद्रीय एशिया से। ठीक है, तो आर्य केंद्रीय एशिया से आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन 9वां है, और 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो किस अवधि में रामायण महाभारत की रचना हुई थी। तो इसका ऑप्शन है रामायण और महाभारत, तो सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्य अवधि में। यानी कि रामायण और महाभारत का जो रचना हुआ था वो आर्य अवधि में हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है, और 10वां हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, या ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। तो गुप्त समाज के 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, पहले समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है 2 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, पहले समुद्रगुप्त और दूसरे जो है चंद्रगुप्त। उससे तो बहुत राजाएं इसमें आए गए, लेकिन सभी लोग उतना जबरदस्त काम नहीं कर पाए जितने ये लोग चर्चित हुए। ठीक है, कह रहा है कि शुंग वंश, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, करे शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने का श्रेय गुप्त वंश को, गुप्त वंश के लोगों को क्या होता है, जाता है। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना 320 ईस्वी में लगभग चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, 320 ईस्वी में गुप्त समाज की स्थापना हुआ था, और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, और 510 ईस्वी तक यह वंश शासन में रहा। ठीक है, यानी कि 320 में
ये बना था और 510 तक यह शासन रहा। इस काल में कला, विज्ञान, धर्म और साहित्य का खूब विकास हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी तथ्य बताया जा रहा है बहुत ही रिसर्च करके ही यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई था किसके किसके बीच हुआ था, तो इसका ऑप्शन है बैगम खान और हेमू के बीच, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, अकबर और बैगम खान के बीच, अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इसका ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन ए है बैगम खान और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय लड़ाई लड़ा गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे और डिटेल जानेंगे कि क्या है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1956 को उत्तर भारत के हिंदू शासक साम्राज्य हेमचंद विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम जो हेमू इनका था और पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, ठीक है। अकबर सेना के बीच यानी कि अकबर के बीच हुआ था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत था, ठीक है, जिसमें से अकबर ने इस पानीपत द्वितीय को जीता था और बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे, कभी डिटेल हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम तथ्य इसके बारे में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हम बता देते हैं कि अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया या तुर्की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, यानी कि आपका जो है मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे और डिटेल देख लेते हैं। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 21वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियासुद्दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उसका पहला आक्रमण सुल्तान यानी कि 1175 ईस्वी पर था, ठीक है। पहला जो आक्रमण उसने किया था सुल्तान पे और ये 1175 में किया था। अगले क्वेश्चन की हम रुख करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है और क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है मस्तानी किस शासक की प्रेषिका थी, ठीक है। जो मस्तानी थी वो किस शासक की प्रेषिका थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन नंबर बी नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी शाहू महाराज और ऑप्शन नंबर डी शेरशाह। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन नंबर ए है बाजीराव पेशवा का जो प्रेयसी थी वो मस्तानी थी, ठीक है, जिसपे फिल्म बना है बाजीराव मस्तानी। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है और इसी के आधारित वो फिल्म बना है। थोड़ी सा हम इसके बारे में डिटेल थोड़ा जान लेते हैं कि मस्तानी इनका जो मृत्यु हुआ था 1740 ईस्वी में
पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। मस्तानी एक सनातनी क्षत्रिय राजपूत थी। वह पन्ना के महाराज छत्रसाल की पुत्री थी और प्रणामी संप्रदाय को मानने वाली थी। तो ये इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ देता है ये पेपर में, तो इसको आप लोग हम चाहेंगे कि आप नोट करते रहें। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन ही है जिसमें से मैं सेलेक्ट किया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिजली ने, तुगलक ने या चंगेज खान ने? तो इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी खिजली, यानी कि बिहार को सर्वप्रथम खिजली ने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में? तो इसका ऑप्शन होगा सूरत। ठीक है, जो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो सर्वप्रथम मुगलों ने यहीं पे अपना कारखाना डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो रुहेलखंड की या निजाम की, अवध की या झांसी की? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि निजाम की। ठीक है, यानी निजाम जो है पहली सहायक संधि हुआ था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं या थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। ठीक है, प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट्स को लखनऊ में रहना अस्वीकृत किया। तो ये जो है संधि किया गया था। यदि बेलजली की सहायक संधि की बात की जाए तो हैदराबाद के निजाम होगा। ठीक है, यानी कि हैदराबाद का जो निजाम है वही पहली सहायक संधि बनी। क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्युस्वामी दीक्षित, त्यागराज या पुरंदरदास या स्वाति तिरुपाल? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी पुरंदरदास सही होगा। ठीक है, यानी कि कर्नाटक का संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत के उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन जो है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम जो है चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में कि फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा वो लेखक भी था फाह्यान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। क्वेश्चन की आगे 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासक में से किसकी
किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये होगा अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन है 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है, शाहजहां को। शाहजहां को प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो 20वां जो है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये और क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि भारत के सिख पंथ का अपना एक पवित्र एवं अनुपमा स्थान है। सिखों के प्रथम गुरु यानी गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। करेक्ट, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को ईस्वी को पटना में हुआ था। वह 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, यानी कि 9वां जो गुरु थे उन्हीं के वो पुत्र थे तेग बहादुर के। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी तेंगुलु आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा। ठीक है, ये गांव के ऊपर इस डांस का नाम भी पड़ गया था और जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पवित्र नृत्य का आरंभ करते थे। ठीक है, पारंपरिक नृत्य का आरंभ करते थे। वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो इसका आरंभ करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन 22 कह रहा है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात जो है शैव संप्रदाय के द्वारा किया गया था या महायान संप्रदाय के द्वारा, हीनायान संप्रदाय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका ऑप्शन नंबर बी है, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया था इस्माइल था, उस्ताद ईसा था या मोहम्मद हुसैन था या शाह अब्बास था? तो जो ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था वो उस्ताद ईसा था। ठीक है, और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और बहुत ही समझिए एक डिजाइनर व्यक्ति था। बहुत अच्छे अच्छे इमारतों का वो डिज़ाइन तैयार किया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ताजमहल के प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी इसको तैयार किए थे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है हमारा, बौद्धों के विकास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध के बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला बौद्ध जो है अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्लिक को, अत्रेय को, मैत्रेय को या अर्जुन को, नागार्जुन को? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
अक्कलिक को। ठीक है, यानी कि अक्कलिक को जो है और बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में? मोती महल, हीरा महल, पंच महल या रंग महल? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंचमहल। अकबर ने पंचमहल का स्थापना फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध महल के प्रेरित प्रतीत होती है। ठीक है, बौद्ध महल जैसा लगता है। 4 मंजिलों का यह महल है पंचमहल। इसमें मुगल 176 खंभे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 176 खंभे है, जिसमें से 84 भूतल पर हैं और 56 प्रथम तल पर और 20 जो है 20 तथा 12 खंभे क्रमशः द्वितीय और तृतीय महल पर स्थित हैं। अंतिम तल पर 4 खंभे हैं, जिसके ऊपर एक छतरी स्थित है। महल के सामने अनूप तालाब नामक एक ताल भी स्थित है, बहुत इम्पोर्टेंट है और घूमने लायक ये जगह भी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जो लौह स्तंभ वहाँ पे खड़ा हुआ है, किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त? तो इसका आंसर होगा 26वां क्या, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको बनवाया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठा है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि सन 375 से 413 में इसका निर्माण करवाया गया था, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पहले निर्माण किया गया स्तंभ 1912 ईसा पूर्व में। इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और पहले हिंदू व जैन मंदिर का एक भाग था। 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार की स्थापना की। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% है और अभी तक जंग नहीं लगा है। बहुत ही इसको तरीके से बनाया गया है जो आज के वैज्ञानिक लगभग नहीं कर पाएंगे इसको बनाने में। ठीक है, और आज तक भी उस पर जंग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की गई थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया था। आर्य समाज के शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अन्य विश्वासों को अस्वीकार करते थे, जिसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया था।
यह स्त्रियों व शुद्धों को भी यज्ञोपवित्र धारण करने व वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। ठीक है, ये दयाराम सरस्वती ने ये सब सुधार करने के लिए, आर्य समाज का सुधार करने के लिए इसका आंदोलन किया था, जो इम्पोर्टेंट है और लगना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इबारत खाना बनाया था? क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अकबर। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इबादत खाना जो पूजा का घर जिसे हम कहते हैं, वो 1575 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य अकबर, जो 1556 से 1605 तक रहे, ने फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनवाया था, ताकि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की अपनी इच्छाकृति की वजह से अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी कि पूजा घर के रूप में जाना जाने वाला प्रार्थना का आह्वान किया। इस स्थान पर उन्होंने चुनिंदा मनीषियों, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों को आमंत्रित किया और धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका बनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत महिला शासिका बनी और ये पूछता भी है। तो भारत महिला शासिका रजिया बेगम बनी थी। भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम बनी थी। ठीक है, तो रजिया बेगम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रजिया बेगम रजिया सुल्तान या रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सुल्तान की सुल्तान तुर्की शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी, जिसने 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सुल्तनत पर शासन किया। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में जाती थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए रजिया किसकी पुत्री थी तो आंसर होगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मुगल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों के अभ्यास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को अपने भाई और शक्तिशाली तुर्क अमीरों की विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष का शासक कर पाए। ठीक है, रजिया जो है केवल 3 वर्ष तक शासक कर पाई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन कह रहा है, दीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, दीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इतिहास के पन्ने में दीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों में दीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहट्टी में जन्मे दीपू का पूरा नाम सल्तनत फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुद्दीन शाह था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर 1761 में मैसूर के शासक बने। दीपू सल्तनत को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे। ठीक है, तो ये था इनके दीपू सुल्तान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जिससे आप लोगों को जानना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत का मुस्लिम आक्रमणकारी, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 3
मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम एक उमय्यदन जनरल थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में भारतीय प्रायद्वीप के पहली मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 32 और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये इसका ऑप्शन है और ये सही होगा। क्वेश्चन 33 है, कह रहे कि किसके समाधि के द्वारा नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरा नू में शेर नवावा, सवा लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। ये बहुत सिखों का जो ये कहावत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रचलित है, बहुत ही मशहूर है और इसको लोग कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में कहे गए ये शब्द आज भी सुनने को मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद राय के रूप में पटना में पैदा हुए, जो 10वें सिख गुरु बने। वह एक आध्यात्मिक नेता, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। वह औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता और रक्षक बन गए थे। मात्र 9 साल की उम्र में जब 9वें सिख गुरु और उनके पिता गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने के लिए मार दिए गए थे। यानी कि इनके पिता को जो है औरंगजेब ने मारा था केवल इस्लाम कबूलने के लिए, लेकिन वो मरना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम को नहीं कबूले थे। ठीक है, उस समय गुरु गोविंद सिंह मात्र 9 साल के थे। गुरु गोविंद जी ने अपने शिक्षकों और दर्शन के माध्यम से सिख समुदाय का नेतृत्व किया और जल्द ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्राप्त कर लिया। वह खालसा को संस्थागत बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी मृत्यु से पहले 1708 ईस्वी 8 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 से विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो सोमनाथ मंदिर को सुल्तानत मोहम्मद नष्ट किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सुल्तानत मोहम्मद इसको नष्ट किया था। इस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हिंदुओं का पावन स्थल सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक पहला माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह मंदिर गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। बताते हैं कि अरब यात्री अल वरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित होकर आक्रांता महमूद गजनवी ने सन 1025 में मंदिर पर हमला किया। गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और उसे तकरीबन नष्ट कर दिया। उस हमले की भयावहता को देखकर बताते हैं कि करीब 5000 लोगों के साथ
गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक कौन सा है ये हम देख लेते हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या खजुराहो मंदिर, इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है ये? तो सबसे प्राचीन अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं जो है सबसे प्राचीन पुराना स्मारक है, ये हम कर सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। अजंता गुफाओं में कटी हुई चट्टानें हैं जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध को समर्पित है। यह कम से कम संख्या में 30 है। ये गुफाएं अनुयायियों और बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के आवास के लिए निर्माण किया गया था। विद्यार्थियों के लिए आवास का निर्माण किया गया था, जिसे हम हॉस्टल भी कहते हैं। 36 है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा किया जाता था? तो पशुपति का पूजा किया जाता था सिंधु घाटी में। ठीक है। क्वेश्चन 37 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा? ये थोड़ा सा हम इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिपिटक जो है बौद्ध के ये धार्मिक ग्रंथ था और इम्पोर्टेंट भी है। त्रिपिटक पाली यानी कि त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी। त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूलवादीवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। ठीक है, ये पाली भाषा में खास करके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पानीपत की तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जानकारी ले लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिमी खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान, रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। क्वेश्चन 39 है। 39 कह रहे कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद रखा गया था या मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ठीक है, यानी कि 1526 में मुगल साम्राज्य बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, जो मुगल शासक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो मुगल वंश की स्थापना जो है 1526
1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में हुआ था। कह रहे कि इस राजवंश ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह, जो 1858 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन से हटाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला दौला को हरा दिया था। ठीक है, जाहिर सी बात है उनके पास जो है ताकतवर सेना था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जाहिर सी बात है इसके सामने हारना तय था, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरती से लड़ाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, 1763 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हैदर, मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था, केवल लड़ाई के माध्यम से, और लड़ाई के माध्यम से वो लोग जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। लाल किला या लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किले बंद पुरानी दिल्ली के इस इलाके में स्थित लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश के आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बनाया यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, सभ्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इसकी शाही बनावट और अनुष्ठी वास्तुकला की प्रशंसा करती है। बहुत ही शानदार बना है, पर्यटक स्थित भी घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के शासक में पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा यानी मराठी पेशवे कहते थे। ये राजा के सलाहकार, परिसिद्ध अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रियों में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची पद है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से कह रहा है कि भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका ऑप्शन है झांसी की रानी। भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म जो है झांसी की रानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। ठीक है। वियना सम्मेलन 1815 को हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वियना संधि या कन्वेंशन यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। 196 देशों सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ साथ ही होती सी रिवे और कुक द्वीप समूह के साथ साथ यूरोपीय संघ द्वारा इसे मंजूर किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 तो तुर्की को जो है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तुर्की वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो यूरेशिया में स्थित है। दरअसल यूरेशिया का भौगोलिक भूखंड है जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों को मिलाकर बना है। इस देश का कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग और अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। ऐसे में इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तुर्की को यूरोप का रोगी यानी यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। क्यों हुआ था। सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्य बेबियान, बादेन, बुदरवर्ग और हेम को जर्मन संघ के शामिल कर उससे जर्मनी एक नया नाम दिया गया। प्रसा का राजा जर्मनी का भी शासक घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट है। इन दो अधिनियमों का नाम था यूनियन विथ स्कॉटलैंड एक्ट, जिसे अंग्रेजी शासक में 1706 में पारित किया गया था, और यूनियन विद इंग्लैंड एक्ट जिसे स्कॉटिश संसद में 1707 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी उपयोग होगा तो आप किस पे वीडियो अगला चाहते हैं यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।